दोस्तों, दुनिया में हर वक्त हमारे आसपास कई सारी अजीब चीज होती रहती है, पर कभी कभी हम हर एक चीज को समझ नहीं पाते, तो उसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि उस रात मैंने क्या देखा था। क्या वो कोई डायन थी या फिर खून पीने वाली कोई पिशाचनी। उस रात को जो भी मेरे साथ हुआ, वह सोचकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। कहते हैं कि अगर डायन की नजर किसी पर पड़ जाए तो वह इंसान हर दिन मरता है। उस एक दिन के बाद मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वह रात मैं कभी नहीं भूल सकता था। उस रात भी मैं हमेशा की तरह अपने गैराज में काम कर रहा था। उस वक्त हाईवे के पास मेरा एक गैराज हुआ करता था। रात के कुछ 12 बज रहे थे। मेरा दोस्त भी मेरे साथ गैराज में काम करता था। मेरे दोस्त का नाम बिरजू था, लेकिन उस रात वह किसी काम से कहीं गया हुआ था और मैं उसी का इंतजार कर रहा था और इसीलिए वहां रुका था। अब रात बहुत हो चुकी थी। उस जमाने में आज की तरह मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो इंतजार करने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। आखिरकार मैंने सोचा कि किसी से लिफ्ट लेकर घर के लिए निकल जाना ही बेहतर होगा। तो मैंने गैराज बंद किया और रास्ते के किनारे जाकर खड़ा हो गया। कुछ 15 मिनट मैं खड़ा था, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी। बिरजू अभी तक वापस नहीं आया था। मैं रास्ते पर इधर उधर देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक औरत हाईवे के दूसरी तरफ से कहीं जा रही थी। पर अजीब बात यह थी कि वह ऐसे चल रही थी जैसे उसमें जरा भी जान न हो। किसी मुर्दे ज़ॉम्बी की तरह वह जा रही थी। गाड़ियां तो बहुत पास हो रही थी, लेकिन कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने फिर उस औरत को देखा, तो अब वह औरत रास्ते के बीचों बीच चलने लगी थी। काफी अंधेरा हो चुका था। हाईवे से गुजरती गाड़ियों को छोड़ दे तो वह इलाका बड़ा ही सुनसान था। आसपास कुछ 2-3 दुकानें थी, लेकिन वह भी कब की बंद हो चुकी थी और हाईवे होने की वजह से गाड़ियां तेजी से पास हो रही थी। कुछ गाड़ियां तो उस औरत के इतने पास से गुजर रही थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वह अपनी जान देना चाहती हो। अब तक वह अपने सर को झुकाकर चल रही थी। उसने एक बार भी अपना सर उठाकर नहीं देखा। मेरी तरफ आते आते उसने अपना नीचे झुका हुआ सर उठाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शायद मुझे देखे जा रही थी, तो मैंने उसे दूर से ही आवाज दी। अरे मैडम, क्या हुआ? आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ शांत खड़ी रही। फिर मैंने कहा, पेट्रोल खत्म हो गया हो तो पेट्रोल पंप यहाँ से आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उस औरत ने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपने पास आने को कहा। मुझे लगा कोई बूढ़ी औरत होगी या फिर किसी तकलीफ में भी हो सकती है, तो मैंने हाईवे पर दाएं बाएं गाड़ियों को देखा और फिर उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने पूरे शरीर पर काला कपड़ा ओढ़ रखा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे जैसे उसके नजदीक जाने लगा, अचानक मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द उठा और मेरा सर चकराने लगा। तब मुझे सामने सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा, लेकिन कुछ ही पल मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे उस रोड को क्रॉस करने तक की भी ताकत मुझ में नहीं थी। फिर मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर मैंने महसूस किया जैसे वह औरत बिल्कुल मेरे पास खड़ी है।
उसकी सांसों को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। उसकी हाथों की त्वचा खुरदरी और काली नजर आ रही थी। नाखून भी बड़े बड़े थे और मैं उसके हाथों को अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रहा था। उसकी आंखें लाल और चमक रही थी। शायद वह अब मुझ पर हंस रही थी। मैंने एक बार ही उसकी हंसी सुनी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। शायद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं रास्ते के किनारे पर था। मेरा दोस्त बिरजू मुझे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था। जब मैं पूरे होश में आया तो उसने मुझसे पूछा, अरे क्या हुआ तुझे? मैं आया तब तो रास्ते में पड़ा हुआ था। मैंने उसे देखते हुए कहा, पता नहीं यार क्या हो गया था मुझे। और ऐसा कहते हुए मैंने अपने चेहरे पर से हाथ घुमाया तो मेरे हाथों में खून लग गया। मेरे नाक से अचानक खून निकलने लगा था। तब बिरजू ने कहा, अरे मनोज, तेरा चेहरा तो पूरा सफेद पड़ चुका है। हाथ पैर बुरी तरह से थरथरा रहे हैं, जैसे तेरे बदन से पूरा खून निकल गया हो। असल में मैं खुद थोड़ा डरा हुआ था। उस औरत को देखने के बाद से पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने बिरजू को कहा, अभी मैंने यहाँ पर किसी औरत को देखा, थोड़ी अजीब और भयानक। इतना कहते ही बिरजू ने मेरा पॉकेट चेक किया। सारी चीजें अपनी जगह पर थी। हमने हाईवे पर सब तरफ देखा, लेकिन तब रास्ते में आसपास कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। मैंने जो भी देखा शायद मेरा वहम था। उससे भूल जाना ही बेहतर होगा। सोचा शायद देर रात काम करने की वजह से मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे अब आराम करने की जरूरत है। और फिर मैंने बिरजू को ज्यादा डिटेल भी नहीं बताया कि मैंने क्या देखा था। फिर मेरे साथ क्या हुआ था कुछ भी मैंने बिरजू को नहीं बताया। उसके 2 दिन बाद जब मैं रात को सो रहा था तब मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। मैं किसी शमशान में खड़ा था। आसपास सब तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे सामने कुछ दूरी पर एक औरत बैठी हुई थी। उसके सामने आग जल रही थी। मैं जान चुका था वह वही औरत है जिसे मैंने उस रात हाईवे के पास देखा था। वह अपने हाथों में एक कटोरा लेकर सामने एक पत्थर पर खून से कुछ अजीब से निशान बना रही थी और निशान बनाते बनाते अपने आप में ही कुछ मंत्र बड़बड़ा रही थी। शायद वह किसी पर जादू टोना कर रही थी। मैं उसे देखकर वहीं पेड़ के पीछे छिप गया, पर तब वह अचानक से हंसने लगी, जैसे उसे पता था कि मैं वही हूँ। और अगले ही पल उसने अचानक से पलटकर मेरी तरफ देखा और अजीब तरह से हंसने लगी। अब मैं उसका यह भयानक रूप देखकर बहुत डर गया था कि तभी उसने कहा, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। उसकी आवाज सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और एक झटके से मैं नींद से जाग उठा। वह बहुत ही बुरा सपना था। मैंने देखा कि मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, पर मुझे अब भी एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैं अंदर से बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। मेरे कमरे में उस वक्त कोई था जो शायद मुझ पर नजर रख रहा था। तभी मेरा दोस्त वहां आ गया और मुझे छकछोड़ते हुए कहा और लाइट जलाई। अरे मनोज, तू इतना कांप क्यों रहा है? मैंने कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। मैंने उससे कहा कि शायद मैंने बहुत बुरा सपना देखा, पर जागने के बाद भी मुझे एहसास हो रहा है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने उसकी सांसों तक को महसूस किया है। मेरे दोस्त ने कहा, अरे यहाँ तेरे और मेरे सिवाय कोई नहीं है, तुझे वहम हुआ होगा। चल अब सो जा। मुझे अब बहुत डर लगने लगा था। न जाने क्यों, पर उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा कि सच में कोई मुझे लेने आ रहा है। वह औरत कोई पिशाचनी, कोई चुड़ैल या फिर कोई डायन थी। मैं उस औरत को और इस सपने का संबंध लगाने की कोशिश करने लगा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अब मुझे बार बार ऐसा लगने लगा था कि आगे जरूर कुछ तो बुरा होने वाला है। रात के अंधेरे में जैसे कोई मेरे आसपास मंडरा रहा है।
मुझे ले जाने के लिए मौका ढूंढ रहा है। इस घटना के कुछ दिन बाद मैं गैराज गया तो भी मैं वहां डरा रहने लगा। मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। काम करते करते मैंने देखा कोई काला साया हाईवे के दूसरी तरफ खड़ा था और वह मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। यह देखकर फिर से मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं थोड़ा पीछे हट गया। मेरे दोस्त को मेरी तकलीफ के बारे में पता चला। उसने कहा, मनोज, तेरी नाक से तो खून निकल रहा है। अरे यह क्या, तेरा चेहरा भी उस दिन की तरह सफेद हो पड़ चुका है। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, बिरजू, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। पता नहीं तो यकीन करेगा कि नहीं, लेकिन कुछ दिनों से मुझे कोई साया नजर आ रहा है, जैसे मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। जब से मैंने उस औरत को देखा है मुझे बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगी है। बिरजू ने मुझे समझाते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से तू बीमार लग रहा है। मुझे लगता है कि कोई डर तेरे दिल में बैठ गया है और उस वजह से तुझे यह सब तकलीफ हो रही है। कल ही मैं तुझे एक अच्छे डॉक्टर को दिखा देता हूँ, क्योंकि भूत पिशाच के बारे में मुझे कुछ पता नहीं और मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने भी डॉक्टर के पास जाना ही ठीक समझा। अगले दिन मैंने डॉक्टर के पास जाकर मेरी तकलीफ बताई और मैंने चेकअप करवाया। 2-3 दिन में ही मुझे रिपोर्ट मिल गई। सारी रिपोर्ट नॉर्मल थे। डॉक्टर ने भी यही कहा कि दिमागी हालत ठीक लग रही है, लेकिन आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। उन्होंने मेरी तबीयत को देखकर कुछ दवाइयाँ शुरू की। मुझे और मेरे दोस्त को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सब ठीक है तो मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती क्यों चली जा रही है। बिरजू ने वह देखा जिससे उसे विश्वास हो गया कि मैं सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। वक्त का पता नहीं क्या हुआ था, पर मेरे दोस्त ने मुझे बीच रात झकझोर कर नींद से उठाया और मैं ऐसी हालत में था जैसे मैंने बहुत नशा कर रखा था। मैंने आधी नींद की हालत में उससे पूछा, क्या हुआ बिरजू? मनोज, अभी मैंने तेरे कमरे के पास में तेरे बिस्तर के पास उस औरत को बैठे देखा। वह कोई औरत थी। मैंने लाइट ऑन की तो वह गायब हो गई, और जब मैंने लाइट ऑफ की तो वह फिर से नजर आने लगी, तेरे बिल्कुल पास। वह तुझे कुछ कर रही थी। बिरजू के ऐसा कहते ही मैंने आईने में देखा तो गर्दन के पास कुछ निशान बने हुए थे और उनमें से खून निकल रहा था। मेरा चेहरा सफेद पड़ चुका था, ऐसा जैसे कि बिल्कुल भी खून नहीं है। मैंने बिरजू से पूछा, कैसे दिखती थी वह? बिरजू ने कहा, वह काले कपड़ों में थी। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। मैंने जब फिर से लाइट ऑन किया तो वह गायब हो गई। तब से तुझे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू ऐसा पड़ा हुआ था जैसे तुझ में जरा भी दम न हो। उस रात हम दोनों बहुत ही डरे हुए थे। हम दोनों ने भी वह रात जैसे तैसे गुजार दी, पर आगे क्या करना था हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बिरजू की माने तो वह कोई खून पीने वाली पिशाचनी थी। हमने दूसरे ही दिन एक तांत्रिक साधु के पास जाने का फैसला किया। हमने उस तांत्रिक को मेरे साथ हुई हर एक घटना के बारे में बताया। उसी दिन शाम को वह तांत्रिक मेरे घर पर आ गया, लेकिन पहले तो वह घर के अंदर जाने को तैयार ही नहीं था। उसने बाहर से ही मकान को देखकर मुझसे कहा, तुम्हारे ऊपर किसी डायन का साया है और वह तुम्हें मारना चाहती है। वह एक खून पीने वाली डायन है। तब साधु बाबा ने हम दोनों को एक काला धागा दिया और उस धागे को कलाई पर बांधने के लिए कहा और फिर कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सब घर के अंदर जाकर हनुमान मंत्र का पाठ करेंगे और शायद उसी से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। वह डायन तुम्हारा पीछा करना छोड़ दे। बाबा के कहने के मुताबिक मैं और मेरा दोस्त घर के अंदर चले गए। घर में धूप जलाया और हम सभी मंत्र का पाठ करने लगे। मंत्र का जाप करते करते रात होने को आई थी, लेकिन कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। फिर बाबा ने कहा, मेरी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वह कहीं और ही रहती है और शायद अंधेरा होने के बाद यहाँ बस तुम्हारा खून पीने के लिए आती है। तो फिर बाबा ने मुझसे पूछा कि वह सबसे पहले मुझे कहाँ नजर आई थी। मैंने बताया कि वह मुझे हाईवे पर नजर आई थी। बाबा ने आगे पूछा, वहाँ कोई शमशान वगैरह है? मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन बिरजू ने कहा कि हाँ, 1-1.5 किलोमीटर के आगे वहाँ शमशान है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है।
और अब बंद भी हो चुका है। बाबा ने हम दोनों को उस शमशान के पास ले जाने को कहा। शमशान के पास पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था, पर जैसे हम शमशान के पास पहुंचे, अचानक से मेरे नाक और मुंह से फिर से खून निकलने लगा। अब मुझे यकीन हो गया कि मुझे जो भी तकलीफ हो रही थी उसका ताल्लुक जरूर इस शमशान से था। बाबा ने कहा, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ता जा रहा है और तुम्हारे नाक से खून निकल रहा है। इसका सबूत है कि वह यही कहीं है। उस डायन ने यही अपना काला जादू किया होगा। फिर वह यहीं से भटकती हुई अपने शिकार को ढूंढने निकलती होगी और फिर रास्ते में तुम उससे मिल गए। अब हमें अंदर जाकर उस जगह को देखना होगा। जैसे ही हम सब अंदर जाने लगे, मेरा दिमाग जोर जोर से घूमने लगा। मुझे धुंधला दिखाई देने लगा। मैं समझ गया कि उस डायन का ही असर है। मैं वहीं रुक गया, पर बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे अंदर आना ही होगा, क्योंकि अब उस जगह का पता चल गया है तो वह किसी भी हालत में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा की बात तो मैं सुन रहा था, पर मुझ में आगे जाने की ताकत नहीं थी। मैं जैसे तैसे अपने कदम बढ़ा रहा था। मेरे अंदर की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। आखिरकार बिरजू ने मुझे सहारा दिया और वह मुझे उस शमशान के अंदर ले गया। मैंने बाबा को कहा कि मुझे एक जगह बैठा दो, मुझे अब आगे जाने की जरा भी ताकत नहीं है। तो बाबा ने अपने झोले से एक पीला कपड़ा निकाला और उसमें कुछ चीजें बांधकर उसे मेरे हाथ पर बांध दिया और फिर उन्होंने मुझे वहीं एक जगह पर रुकने को कहा। बाबा खुद अकेले ही अंदर चले गए। मेरा दोस्त मेरे साथ था, पर मुझे अब भी डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मरने वाला हूँ। तभी मैंने किसी परछाई को पेड़ों के पीछे से छुपकर मुझे घूरते हुए देखा। वह वही डायन थी। उसके हंसने की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में उसने मेरे दोस्त पर हमला कर दिया। मेरा दोस्त जाकर दूर गिर पड़ा और वह डायन मेरे पास आकर बैठ गई। अब भी मुझ पर वह हंसी जा रही थी। मुझ में उसे दूर करने की ताकत तक नहीं थी। मेरा दोस्त चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वह मेरे गर्दन को सहला रही थी, उसी जगह को जहां से वह खून पीती थी। और फिर वह मुझसे कहने लगी कि आखिरकार तुम खुद ही आ गए। अब मैं तुम्हारा खून पीकर तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर दूंगी। तभी पीछे से बाबा ने आकर उसके ऊपर राख फेंकी और ऊंची आवाज में मंत्र बोलने लगे। उनके मंत्र बोलते ही वह डायन चीखते चिल्लाते हुए मुझसे दूर हट गई। मेरा दोस्त भी उठकर मेरे पास आ गया। बाबा ने कुछ मंत्र बोलकर उस डायन को भस्म कर दिया। उन्होंने उस जगह तक को जला दिया जहां डायन काला जादू किया करती थी। तब बाबा ने मेरे पास आते हुए कहा, अब वह नष्ट हो चुकी है और अगर जिंदा भी हुई तो उसकी ताकत का जरिया खत्म हो गया है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद हम घर वापस आ गए। मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी मैं इतना कमजोर हो चुका था कि मेरी तबीयत में सुधार आने के लिए 1 महीना लग गया था। उस रात के बाद से वह डायन मुझे कभी नजर नहीं आई और फिर मैंने और बिरजू ने वह गैराज चेंज कर दिया। उस गैराज को हमने छोड़ दिया और शहर में कहीं अच्छी जगह पर नया काम शुरू कर दिया। तो यह थी आज की कहानी। एक कहानी ऐसी भी